आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th इतिहास के बारे में। और ये अध्याय 1 है। अध्याय 1 कौन सा है? भौगोलिक खोज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग भौगोलिक खोज के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे और आपको पूरा यहीं पर याद हो जाएगा। अगर क्लास को अच्छा तो शुरू से अंत तक देख लिए तो आपको भौगोलिक खोज को ऐसे ही याद हो जाएगा। और मैप के माध्यम से समझेंगे, ये मैप के माध्यम से समझेंगे कि आखिर भौगोलिक खोज कैसे कैसे हुए, कौन जो नाविक है किस रास्ते से आया। ये माना जाता है कि भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण योगदान पुर्तगाल और स्पेन का है, क्योंकि अधिकतर जो नाविक आते थे वहीं से आते थे। और ये भी आपने सुन रखा होगा कि भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा, जो कि ये सच नहीं है। भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया ही नहीं था। अरे भारत का खोज कोई कैसे कर सकता है? भारत तो एक देश है, इसका खोज कोई नहीं कर सकता है। यहाँ आने वाले रास्ता का खोज कर सकता है। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकलकर यहाँ पर भारत में आया था। भारत के केरल वाले क्षेत्र में आया था। तो केरल वाले क्षेत्र में यानी कि समुद्री रास्ता का खोज किया था, ना कि भारत का खोज किया था। तो आज वही सब हम लोग विस्तार से समझेंगे, पढ़ेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहला भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज का मतलब ये बात है कि नए नए देशों का इसमें खोज होगा, नए नए देशों का, नए क्षेत्रों का खोज होगा, नए नए नाविकों द्वारा खोज किया जाएगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि पुर्तगाल को इधर समुद्र में उतरने की क्या जरूरत थी? बताइए, इतना लंबा पानी में समुद्र में उतर कर आने की क्या जरूरत थी? यहीं पर ये सब स्थल मार्ग है। एक और बात समझिए, बाकी ये जो खाली वाला क्षेत्र है ये सब समुद्र है, और ये जो मैप बनाया गया है ये सब स्थल है, यानी कि जमीन। ये सब स्थल वाला क्षेत्र है, ये सब स्थल वाला क्षेत्र है, और बाकी ये सब समुद्र है। ध्यान रखिएगा, ये सब समुद्र है। क्या है? समुद्र है। तो आप कहेंगे कि नाव, वैसे भी उस समय इतने बेहतरीन नाव नहीं थी जो इस समय आप बड़े बड़े नाव देखते हैं ना। इतना बड़ा बड़ा नाव पूरा शहर बसा देता है नाव पर, पूरा शहर रहता है उसी पर। शहर का मतलब ये नहीं कि पूरा बड़ा सा सिटी, शहर का मतलब ये कि सब कुछ उसमें रहता है। स्विमिंग पूल, फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, शॉपिंग मॉल रहता है, सब कुछ उसमें रहता है। लेकिन उस समय इतने बड़े बड़े नाव नहीं थे और समुद्री तूफान भी आते थे। तो क्या क्या जरूरत थी इन लोगों को इधर आकर यहाँ पर भारत में इस रास्ता को खोजने का? ऐसा क्या बात था? तो देखिए क्या था। ये स्थल से तो भाई आ सकते थे ना, इधर से भी आ सकते थे, ऐसे भी आ सकते थे, इधर से आते भी थे भारत में, इधर से भारत में आते भी थे। लेकिन आना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया ये भी बात समझेंगे। अब समझिए, यहाँ पर ये भौगोलिक नए नए खोज कर क्यों रहे थे? आखिर भौगोलिक खोज और भारत से इनको क्या जरूरत है? भारत में आने की जरूरत क्या था? कोई भी भारत में आने की जरूरत क्या था? आप कहेंगे कि पुर्तगाल और स्पेन वाला घूमने आना चाहता होगा भारत में। क्या रास्ता बंद होगा तो घूमने आना छोड़ नहीं सकते हैं? नहीं। देखिए क्या था, बात क्या था। मुख्य रूप से कारण ये था व्यापार। ये लोग व्यापार किया करते थे। क्या करते थे? व्यापार। आप कहेंगे कि व्यापार कितना फायदा हो जाता होगा व्यापार करने से? भारत और चीन से ये लोग यूरोप के क्षेत्र में, ये तो एशिया वाला क्षेत्र में आता है, एशिया महादेश में आता है, और इधर ये सब यूरोप है। यूरोप के क्षेत्र से व्यापारी आते थे अलग अलग देशों से। ये अलग अलग देशों से आते थे और कहाँ पर? भारत और चीन से सामान खरीद कर लेकर जाते थे और अपने यहाँ बहुत महंगा दाम पर बेचते थे। जैसे पहली बार जब आया था पुर्तगाली नाविक, इधर से आया था वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर। उस समय वहाँ का राजा जामेरिन था। तो यहाँ पर आया, उतरा और यहाँ से मसाला लेकर गया, मसाला और कपड़ा लेकर गया। मुख्य रूप से मसाला था। तो मसाला लेकर गया और 60 गुना दाम पर बेचा, 60 से 62 गुना दाम पर। आप कहेंगे 60 से 62 गुना दाम का मतलब ये हुआ कि 1000 का सामान खरीदा तो उस सामान ले जाकर 60,000 का बेचा। नॉर्मली 1000 का सामान खरीदते तो कितना रुपया उस पर फायदा करते हैं? कितना रुपया फायदा मिलता है? 1050 रुपये बेच दिए, या 1200 रुपये बेच दिए, 1500 बेच दिए, 300, 400 या 500 फायदा होता होगा। लेकिन इसको सीधा 60 गुना फायदा, 1000 का खरीद कर 60,000 में बेच रहा है। तो बताइए कौन नहीं चाहेगा कि भारत से व्यापार किया जाए? बताइए, भारत से सामान खरीद कर 60,000 पर बेच रहा है ले जाकर, तो कौन नहीं चाहेगा? तो क्या था कि इधर से व्यापार भारत का होता रहता था। इधर स्थल मार्ग से, जमीन से ये लोग आते थे, स्थल मार्ग से अपना बैलगाड़ी लेकर या अलग अलग घोड़ों पर आते थे, ऊँट सब लेकर आते थे, और भारत से मसाला, कपड़ा ये सब लेकर जाते थे। और इधर चीन था तो चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन ये सब लेकर जाया करते थे। चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम, ये 3 गो चीजें ध्यान रखिएगा। चाय, चीनी मिट्टी का बर्तन, चीनी मिट्टी का बर्तन, और एक और था ये रेशम, यहाँ से लेकर जाते थे। भारत से मुख्य रूप से क्या क्या लेकर जाते थे? भारत से मुख्य रूप से सूती कपड़ा लेकर जाते थे, और सूती कपड़ा और मसाला लेकर जाते थे, मसाला।
मसाला लेकर जाते थे मुख्य रूप से। अब इन लोगों को बहुत फायदा होता था, बहुत फायदा। इधर जितने भी देश थे, स्पेन, पुर्तगाल, बाकी जितने जर्मनी, जितने भी देश थे, ये सभी देशों को बहुत फायदा होता था, बहुत ज़्यादा फायदा होता था। इसीलिए भारत से व्यापार करते थे, भारत और चीन से व्यापार करते थे। ये बात है 13वीं शताब्दी की। कब की बात है? 13वीं शताब्दी की। एक व्यापारी आया उधर, 13वीं शताब्दी। और एक बात है, चाइना अंदर नहीं घुसने देता था किसी को भी। एक बात समझिए, भारत में तो ये लोग अंदर आ जाते थे ना, अंदर आकर सामान लदवा कर देख कर लेकर जाते थे। नहीं, तो चाइना ये नहीं करता था, चाइना अंदर किसी को आने नहीं देता था। यहीं से बॉर्डर से ही आप सामान लीजिए और निकलिए, यहाँ से बॉर्डर से ही सामान लीजिए, निकलिए। चाइना अपने देश के अंदर किसी को एंट्री नहीं करने देता था, ध्यान रखिएगा। वो लोग चाहते थे कि हमारे देश में कोई बाहरी एंट्री ना करे, हम सामान बेचे दूसरे को, लेकिन हम किसी से खरीदे नहीं। सामान बेचने का मतलब क्या हुआ? कोई भी यहाँ से चाय, चीनी, मिट्टी के बर्तन, रेशम, ये सब लेगा तो क्या देगा? वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। लेकिन ये लोग कहते नहीं, हमको कुछ और नहीं चाहिए, हमको सोना और चांदी की सिक्का दो। तो क्या होता था, इधर से सामान बेचता था ये लोग उत्पादन कर करके, और इधर सोना और चांदी के सिक्का यहाँ पर आता था। तो धनी होगा ना चाइना वाला। चाइना वाला क्या चाहता था कि हम तो किसी और से ना खरीदता था ये कुछ भी, क्योंकि ये आत्मनिर्भर था, सब कुछ अपने यहाँ बना लेता था, सब कुछ अपने। अभी भी देखिएगा ना चाइना को, तो कितने टेक्नोलॉजी में आगे है, सब कुछ अपने यहाँ। बाहर की चीज़ों को बैन करके रखा है, बैन मतलब प्रतिबंध लगाकर। गूगल, फेसबुक, ये सब कुछ नहीं चलता है वहाँ पर। गूगल, फेसबुक, ये जितने भी आप ऐप्स देखते हैं ना, जो इधर भारत की तरफ चलता है, वहाँ पर कुछ चलना ही नहीं देता है। तो कहता नहीं, हमारा ऐप चलेगा, बाकी ऐप्स बैन करो। बाकी सब चीज़ वहाँ पर बैन रखा है, बैन मतलब प्रतिबंध लगा कर रखा है। और ये अभी से नहीं, ये सब कर रहा है। आप देखिएगा चाइना का मोबाइल, चाइना कितना सस्ता मोबाइल देता है। ये चाइना किसी और से मोबाइल खरीदता है नहीं, वो अपना मोबाइल पूरी दुनिया में बेचता है। चाइना का अधिकतर मोबाइल हो गया, कुछ भी टेक्नोलॉजी वाला सामान हो गया, वो पूरी दुनिया में बेचता है, लेकिन दुनिया से कुछ खरीदता नहीं है। ये प्राचीन समय से ही उन लोगों का काम चल रहा है, पुराने समय से ही। कुछ भी दुनिया से खरीदेगा नहीं ये सब, ये दुनिया को बेचेगा सब चीज़। जब बेचेगा तो इसके पास धन और अधिक आएगा। तो क्या हुआ, 13वीं शताब्दी की बात है। मार्को पोलो एक व्यापारी था, उसको नाविक भी कह सकते हैं। मार्को पोलो क्या था? मार्को पोलो बोला कि यहाँ पर इस राजा से कि देखिए, आप किसी को जाने नहीं देते, हमको थोड़ा जाने दीजिए। ये अपने पिता और चाचा के साथ आया था कि हम आपके चाइना को घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसा है। हम कुछ आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, किसी से ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ से 2-4 को सैनिकों भेज दीजिए। मार्को पोलो कहा कि 2-4 को सैनिकों भेज दीजिए, आपके यहाँ हम घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो राजा उस समय कुबलाई खा था, उसका नाम क्या था? कुबलाई खा। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अपना सैनिक भेजा कि मतलब आलतू फालतू कोई काम ना करे इसमें। तो मार्को पोलो जो कि इटली का था, इधर इटली का था, आया था यहाँ पर। किसी को घुसने नहीं देता था चाइना वाला अंदर, लेकिन ये अंदर गया और वहाँ पर इतनी नई नई चीज़ें देखा ना कि चाइना बाहरी वाला किसी को बताता नहीं था। पहली बार कागज इसने देखा था, पहली बार क्या देखा वहाँ पर? कागज का आविष्कार कहाँ से माना जाता है? चाइना से। पहली बार चीन में कागज देखा, ये कागज के और कागज का नोट देखा। ये पहले तो और नॉर्मली उस समय क्या था कि सोना या चांदी का सिक्का लेकर और व्यापार किया जाता था, और पहली बार देखा करे तो कागज है, ये कौन सा चीज़ है? तो बताया उस सब की कागज है, और ऐसे इस पर लिखा जाता है। पहली बार ये कागज देखा, और भी बहुत सारी चीज़ें नई नई देखा, चीज़ें बहुत सारा नया नया चीज़ देखा वहाँ पर। और ये क्या कहा था वहाँ के राजा से कि ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं हम। और यहाँ 17-18 साल यहाँ रहा, समझ लीजिए, पूरा चाइना के सब कुछ घूमा, और यहाँ से लिख कर लेकर गया कि ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये देखे, सब चीज़ देखा। और जाकर इधर यूरोप वाले क्षेत्र में, अपने इटली में पहुंचा। इटली कहाँ पर? यूरोप वाले क्षेत्र में। और पूरे दुनिया में ये बात फैला दिया कि चाइना में ये है, ये है। अब सब यहाँ से जो कम मात्रा में व्यापारी आते थे, पूरा सब व्यापारी आने लगे इधर आकर चीन से व्यापार करने लगे, भारत में भी आने लगे, सारे जगहों पर। देखिए पहले से व्यापार चलता था, और इधर से आकर सामान लाद कर लेकर जाने लगे, और खूब व्यापार एकदम करने लगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापार करने लगे। ठीक है, सब चीज़ व्यापार, सब चीज़ जानते थे कि ये भारत है, ये चीन है। सभी लोग इधर के जानते थे, इधर का सब जानते थे भारत है, चीन है, सब कुछ है। ठीक है, और चीनी मिट्टी के बर्तन मतलब समझते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन देखे हैं? उसको चीनी मिट्टी के बर्तन क्यों कहा जाता है? वो मिट्टी है जो जिस मिट्टी से वो बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है। और एक बार पटकिएगा टूट जाएगा, वैसे ही पटकिएगा मत, नहीं तो टूट जाएगा। सच में जो टूट जाएगा वो, क्योंकि देखिए जिस मिट्टी से वो बनाया जाता है ना, उसको चीनी मिट्टी क्यों कहा जाता है? चीन में अधिकता उस मिट्टी की मिलती है, सबसे अधिक वो मिट्टी कहाँ पर मिलता है? चीन में। और शुरुआत भी चीन से ही हुआ था, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? चीनी मिट्टी का बर्तन कहा जाता है। तो क्या हमारे देश में जो बर्तन आता है वो चीनी मिट्टी वाला, क्या वो चीन से आता है? सब बर्तन चीन से आता है? नहीं, सब चीन से नहीं होता है। वो चीनी मिट्टी जो है, वो जो मिट्टी है
वो जो मिट्टी है वो बिहार वाले पहाड़ी वाले क्षेत्र में मिलता है, दिल्ली के आसपास वाले पहाड़ी वाले क्षेत्र में मिलता है, भारत में ये प्रचुरता में मिलता है। ये ऐसा बात नहीं कि वो चीनी मिट्टी जो है उस मिट्टी से जिस मिट्टी से बर्तन बनाया जाता है वो भारत में नहीं मिलता, भारत में मिलता है, बिहार वाले क्षेत्र में मिलता है और दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में मिलता है। यानी यहाँ पर जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है यही सब मिट्टी के क्षेत्र से बनाया जाता है। इसको चीनी मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी चीन में ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, अब इधर बहुत मात्रा में व्यापार, एकदम बहुत ज़्यादा इन लोगों को आदत लग गया और बहुत व्यापार होने लगा। इधर इधर खूब सामान खरीद कर ले जाकर और बेचने लगे यूरोप के बाजारों में। लेकिन क्या हुआ आया अब 13वीं शताब्दी के बाद आया 1453 में क्या हुआ, एक कुस्तुनतुनिया जगह था इधर एक कुस्तुनतुनिया जगह था। अभी ये आगे और में फैला हुआ है। इधर कुस्तुनतुनिया जगह था। यहाँ पर क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्कों का अधिकार, यही एक रास्ता था जो चीन और भारत से यूरोप को जोड़ता था। यही एक रास्ता। अब आप कहेंगे कि यहाँ से क्या ये वाला रास्ता खत्म हो गया था, इधर ऐसे करके चले जाएंगे, ऐसे करके चले जाएंगे। अरे नहीं, ऐसे करके नहीं जा सकते ना। पहाड़ था, नदी था, समुद्र था। बैलगाड़ी को नदी में लेकर जाएंगे या बैलगाड़ी को पहाड़ पर चढ़ा देंगे, तो वो भी सामान लादा हुआ, कैसे चढ़ाएंगे? एक ही रास्ता था, इधर रास्ता बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। एक ही रास्ता इधर बनाया गया था और उस पर क्या हुआ, तुर्कों का अधिकार हो गया। आप कहेंगे तुर्कों का अधिकार होने से क्या दिक्कत है? कुस्तुनतुनिया था, कुस्तुनतुनिया का पतन भी आपसे पूछा जाता है। कब हुआ कुस्तुनतुनिया का पतन? 1453 में। कैसे पतन हो गया? कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया तुर्कों ने। इसको क्या कर दिया? नष्ट। आप कहेंगे कि रास्ता खराब कर दिया। नहीं, रास्ता उसका नहीं खराब किया। अब तुर्कों का अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया पर। कब? 1453 में। अब ये तुर्क क्या करते थे, जो भी इधर से व्यापारी सामान लेकर जाता था ना, उसका किसी का सामान छीन लेते थे, किसी को पीट देते थे, किसी को कहते थे कि अब इधर सामान लेकर जाना तुमको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स क्या देना पड़ेगा? कर। और कर भी भारी मात्रा में लगाते थे। मान लीजिए 100 रुपया का इधर सामान खरीदा ना, या 1000 का सामान खरीदा, तो ये 1000 के सामान पर बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगा देते थे, जिसके कारण व्यापारियों को होने लगा घाटा। और जो व्यापारी बोलते थे कि हम टैक्स नहीं देंगे, खींच के किसी को पीट देते थे, किसी को कुछ भी कर देते थे, किसी का टैक्स देने के बाद भी किसी का सामान लूट लेते थे। मतलब पूरी तरह से इन लोगों को तबाह कर दिए थे। जितना सामान जितना इधर खरीद कर फायदा इनको मिला था ना, ये सब फायदा अब घाटा में बदलने लगा। क्यों? क्योंकि तुर्कों का अधिकार हो गया था। अब ये जाने ही नहीं देते, कहते नहीं, इनको पता था कि एक ही तो रास्ता है जाने का। और कौन सा रास्ता है? इनको पता था कि इधर समुद्र है। और एक बात, लोगों को मध्यकालीन यूरोप के इधर यूरोप के लोग थे ना, और यूरोप को मध्यकालीन का मतलब ये हुआ कि 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं, 15वीं शताब्दी की बात है ये। 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी को मध्यकालीन समझ लीजिए। ऐसे 7वीं शताब्दी के बाद ही हो जाता है, लेकिन ऐसे समझिए कि मतलब जो 12वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी है, 14वीं शताब्दी, इसको मध्यकालीन दौर बोलते हैं, मध्यकालीन समय बोलते हैं। तो मध्यकालीन समय में यूरोप को अंधकार का युग कहा जाता था। अंधकार, मध्यकालीन समय को अंधकार का युग। अब आप कहेंगे अंधकार का युग क्यों कहा जाता था यूरोप में मध्यकालीन समय को? यानी कि कब के समय है? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी में अंधकार का युग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था अंधकार का युग? उस समय लोगों को ये भरोसा था कि पृथ्वी जो है वो क्या है, इधर के लोगों को, यूरोप वाले क्षेत्र को, क्योंकि आज तक ये समुद्र में नहीं गए हुए थे, आज तक ये समुद्र में आए ही नहीं थे। तो इन लोगों को लगता था कि समुद्र में जाने पर क्या हो जाएगा, गिर कर अंत हो जाएंगे। पृथ्वी चपटी हुई है, और वैसे भी समुद्र जब देखिएगा ना, तो अभी भी वैसे भी देखिएगा कि पृथ्वी और कुछ दूर पर लगता है कि पृथ्वी और आसमान मिला हुआ है। तो इन लोगों को लगता था कि पृथ्वी और आसमान यहाँ पर मिला हुआ है, तो समुद्र ऐसे जाकर नीचे गिरता होगा झरना की तरह। इन लोगों को लगता था कि झरना की तरह गिरा होगा, हम लोग भी ऐसे आगे बढ़ेंगे ना समुद्र में नाव लेकर, तो हम लोग भी गिर जाएंगे, और गिर कर क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और समुद्र के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए यूरोप को अंधकार का युग कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को समुद्र के बारे में और आसपास के बाहरी ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं था, और लोगों को ये समझ था कि पृथ्वी चपटी हुई है और पृथ्वी में जाकर गिरकर अंत हो जाएगा। इसीलिए लोग समुद्र में आते ही नहीं थे, नाव नहीं चलाते थे समुद्र में, यही इसी क्षेत्र में रहते थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन 1453 में पूरी तरह से, अब इसके बाद धीरे धीरे तुर्कों ने पूरी तरह से रास्ते बंद कर दिया, कहा किसी को नहीं आना है। लेकिन इधर स्पेन, पुर्तगाल वाले व्यापारी अब होने लगे कि अब नहीं, हम लोगों को तो व्यापार करना ही है, अब दूसरा रास्ता ढूंढा जाए। दूसरा रास्ता किधर ढूंढेंगे? बड़ा सा पहाड़ है तो पहाड़ कर उसको बीच बीच रास्ता बनाएंगे, कितना मेहनत लग जाएगा, बन पाएगा रास्ता? उधर भी तुर्की पहुंच जाएगा, तो क्या करेंगे? तो इन्होंने क्या किया, जो भी नाविक थे, व्यापारियों ने उन नाविकों को
नाविक जो अलग होते हैं, नाविक यानी नाव चलाने वाले, जो मछली पकड़ने वाले, जो बाकी और मछली पकड़ने के अलावा भी जो नाविक जो बहुत ही बेहतरीन नाविक थे, उन नाविकों को ये लोग पैसा देने लगे। व्यापारी, पैसा बहुत का ये इन लोगों के पास था, पैसा मतलब मुद्रा जो था वो बहुत इन लोगों के पास था। इन लोग कहने लगे देखिए आप नया रास्ता खोज कीजिए, इधर से समुद्र में नया रास्ता खोज कीजिए और हम आपको सहायता देते हैं, और सहायता देते हैं आप नया रास्ता जल्दी से जल्दी खोज कीजिए भारत आने के लिए। क्योंकि इन लोगों को पहले नहीं पता था कि भारत यहाँ पर है। कहाँ पर भारत है? यहाँ पर भारत है। इन लोगों को पता था कि समुद्र एक दूसरे से मिला हुआ है, समुद्र में कहीं ना कहीं पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत हम पहुंच जाएंगे। अब देखिए ये जो पृथ्वी है, इन लोगों को क्या लगता था कि पृथ्वी चपटी हुई है और ऐसे जाएंगे ना तो गिर जाएंगे समुद्र में। समुद्र में जब गिरेंगे नहीं, पृथ्वी कैसे ही है, गोल है, पृथ्वी गोल है। तो अब ऐसे भी समुद्र में कहीं पर भी ऐसा नहीं कि समुद्र का अंत हो जाए, क्योंकि समुद्र सब एक दूसरे से मिला हुआ है, समुद्र का कभी अंत होगा नहीं, कभी गिरेंगे ही नहीं। तो इन लोगों को तो ये लगता था कि नहीं हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इधर के जो क्षेत्र है और सबसे अधिक स्पेन और पुर्तगाल के व्यापारियों को मिला पैसा, व्यापारी बोल रहे हैं, नाविकों को मिला पैसा, और ये लोग खोज करने के लिए अब निकलने लगे। क्या करने के लिए निकलने लगे? खोज करने के लिए निकलने लगे। और यहाँ पर स्कूल भी खोले जाने लगे। किस तरह का स्कूल? नाविकों को ट्रेनिंग देने का स्कूल। और धीरे धीरे दूरबीन का आविष्कार होने लगा। दूरबीन, बड़े बड़े जहाज बनाए जाने लगे, बड़े जहाज, कैरावल एक जहाज बनाया गया, कैरावल जहाज बनाया गया। और कैरावल जो जहाज था वो हल्का भी था और बड़ा भी था और अच्छा चलता भी था। तो जहाज बनाया जाने लगा। अब ये लोग अपना नाव कहाँ पर उतारने लगे? समुद्र में। क्यों समुद्र में ये अपना नाव उतारे? क्या मतलब इनको शौक था समुद्र में नाव उतारने का? नहीं, इधर तो रास्ते बंद कर दिया। तो क्या करेंगे? भारत, अब यहाँ पर भारत आने लगे। क्यों, कैसे भारत आए? सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज। कौन था? बार्थोलोमियो डियाज यहाँ से निकला बार्थोलोमियो डियाज और पहुंचा कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर? उत्तमाशा अंतरिक्ष पर। इससे आगे ये नहीं बढ़ पाया, भारत की तरफ आ रहा था, ये भारत की तरफ आ रहा था, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ पर आ गया तूफान और यहीं पर ये रह गया। तो माना क्या जाता है कि बार्थोलोमियो डियाज ने किसका खोज किया? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु का। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से नाविक आने लगे। तो कौन आया? भारत कौन आया था? भारत में वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। कब आया था? और एक बात, इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका लिखा है ना, तो कभी भी उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को ये लोग जानते ही नहीं थे। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि कभी भी समुद्र में नहीं आया था। जब तक समुद्र के आगे नहीं आइएगा ये नहीं मिला था। भारत को तो पहले से ही जानते थे। और भारत आने वाले समुद्री रास्ता का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। इधर से आया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बारे में विस्तार से बताएंगे कि वास्को डी गामा कैसे भारत आया, क्या हुआ, ये भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक बात समझिए, अमेरिका को ये लोग नहीं जानते थे। इसीलिए जब कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, कोलंबस यहाँ से भारत का खोज करने निकला था, लेकिन इसका नाव मुड़ गया और ये कहाँ पर पहुँच गया? इधर भारत की तरफ आ रहा था, इधर पहुँच गया अमेरिका में। जब अमेरिका का खोज हुआ तो इसीलिए बोला जाता है अमेरिका की नई दुनिया। नई दुनिया क्यों? क्योंकि आज तक ये लोग जानते ही नहीं थे कि यहाँ पर अमेरिका है। तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का खोज हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका को आज तक ये लोग जानते ही नहीं थे। लेकिन भारत का क्या खोज हुआ था? नहीं, भारत आने वाले समुद्री रास्ता का खोज हुआ था। क्या हुआ था? भारत आने वाले इधर से समुद्री रास्ता, क्योंकि भारत तो पहले से इन लोगों को पता था कि भारत यहाँ पर था। 1453 में रास्ता बंद हुआ, 1498 में ये खोज ये लिया। कौन? वास्को डी गामा ने 1498 में ये रास्ते को खोज लिया। तो हमें लगता है कि इतना कुछ समझ में आ गया होगा कि आखिर ये खोज क्यों हुए, क्या हुआ। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये बार्थोलोमियो डियाज था, यहाँ पर कैसे पहुँचा, ये वास्को डी गामा यहाँ पर कैसे पहुँचा, केरल में कैसे पहुँचा, आखिर भौगोलिक खोज होने के कारण क्या थे, परिणाम क्या क्या हुए, कैसे जहाज बनाए गए, कौन मदद किया, क्या हुआ, पूरा विस्तार से अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।